प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शक्ति क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें योज्य प्रतिलोम की बात की गई है। तो योज्य प्रतिलोम समझने से पहले अपने थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक जैसे अपने पास प्राकृत संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्याएँ हैं, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। तो इनके लिए एक मान लीजिए मेरे पास कोई भी पूर्ण संख्याएँ हैं, उसके लिए कोई एक पूर्ण संख्या ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2 पूर्ण संख्या ली, ठीक है, कोई 2 एक पूर्ण संख्या है। अब आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है, एक ऐसी संख्या अपने दिमाग में लेके आनी है कि उसको मैं यदि 2 में जोड़ूँ, तो 2 स्वयं ही आ जाए दोबारा। ऐसी संख्या पे अपने को विचार करना है। 2 के लिए नहीं, हर संख्या के लिए भी ऐसे ही अपने तैयार करेंगे। तो जरा सोचो ऐसी संख्या क्या हो सकती है कि 2 में उसको जोड़ूं और 2 ही आ जाए। तो अपने सोच के और इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं बच्चों। शायद आपने भी यही अनुमान लगाया होगा कि वो संख्या शून्य होगी। बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया, यदि शून्य के लिए लगाया, क्योंकि 2 में यदि शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरह 3 में शून्य जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो पूर्ण संख्याओं में अपने देखें कि पूर्ण संख्याओं में शून्य जोड़ रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या स्वयं ही आ रही है, यही हो रहा है। इसी तरह चलो पूर्णांकों में भी देखते हैं कि ये बात होती है क्या शून्य के लिए। तो पूर्णांकों में मैं यदि देखूं -4 में शून्य जोड़ा, -4। परिमेय संख्याओं में भी देखें फिर तो क्या निष्कर्ष निकलता है। 3/7 में मैंने शून्य जोड़ा, 3/7। तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्य को मैं किसी संख्या में जोड़ूं तो शून्य ही आता है, सॉरी वही संख्या आती है। शून्य को मैं किसी संख्या में जोड़ूं तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। तो इसलिए शून्य की भूमिका यहाँ पर एक अलग टाइप की भूमिका हो गई है कि वो जोड़ करने पर उस मूल संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर अपने शून्य को एक नया नाम देंगे। इसका नाम ये देंगे यहाँ पर कि योग करने पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो योग यानी योज्य, और संख्या वो समान आ रही है तो योज्य तत्सम। शून्य को क्या नाम दे दिया आपने? योज्य तत्सम। ये नया शब्द है आपके लिए, इसको अपने समझना है। तो पूर्ण संख्या है, चाहे पूर्णांक है, चाहे परिमेय, सभी के लिए योज्य तत्समक है वो शून्य होता है। योज्य तत्समक शून्य, ये बात हमने को सीखी। चाहे तो अपने पास पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, सभी के लिए योज्य तत्समक है वो शून्य है। तो ये अपने शून्य के बारे में पढ़ा कि भी किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ते हैं वो संख्या स्वयं आ जाती है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहेंगे। अब अपने ये देखना है कि शून्य योज्य तत्समक तो अपने को मिल गया। तो अब एक नया शब्द और आता है उसके बाद। योज्य तत्समक के बाद आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य तत्समक के बाद आता है योज्य प्रतिलोम। तो मान लीजिए मेरे पास है 3 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं? 3 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि मेरे पास योज्य तत्समक यानी शून्य आ जाए? इसमें जोड़ना है। आप 3 में क्या जोड़ूं? तो जरा सोचो, किसी व्यक्ति के पास जमा धन 3 रुपए है। अब उसके पास कैसी स्थिति बननी चाहिए कि उसके पास धन है वो शून्य हो जाए। तो जमा धन 3 है तो उसके ऋण 3 होगा, तो उसको व्यवस्थित करें तो शून्य हो जाएगा। तो चलिए इसमें -3 जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे? 3 में -3 जोड़ेंगे। तो देखते हैं प्लस माइनस माइनस 3 में 3 गया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। -4 है किसी के पास, उसमें क्या जोड़े कि अपने पास शून्य प्राप्त हो जाए। तो -4 में अपने 4 जोड़ देते हैं, क्यों? -4 ऋण 4 और जमा धन 4 व्यवस्थित करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो इन संख्याओं में आपस में यदि अपने देते हैं तो एक चिन्ह का अंतर है। ये संख्या होगी ऊपर वाले में ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये वाली। इन संख्याओं में बच्चों अपने ध्यान से देखिए तो ये 3 है, ये -3 है, ये -4 है तो ये +4 है। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो अपने पास योज्य तत्समक यानी शून्य प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं को अपने कहेंगे योज्य प्रतिलोम। नया शब्द आ गया अपने पास, योज्य प्रतिलोम। या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, किसी संख्या का ऋणात्मक, किसी संख्या का ऋणात्मक भी कह सकते हैं। जैसे आप कहोगे कैसे? देखो 4 का ऋणात्मक, 4 का ऋणात्मक -4। अब आप कहोगे -5 का ऋणात्मक बताओ क्या होगा? देखो -5 का ऋणात्मक, -5 का ऋणात्मक, माइनस को माइनस से करें तो प्लस आ जाएगा। ये देखो -5 का +5 होता है और +5 का -5 होता है। तो ये है अपने पास योज्य प्रतिलोम, ठीक है। 2 शब्द अपने पास है, एक तो योज्य तत्समक, एक है योज्य प्रतिलोम।
योज्य तत्समक तो अपने पास शून्य है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़े तो संख्या स्वयं आ जाती है। ठीक है, वो तो हो गया योज्य तत्समक। योज्य प्रतिलोम कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, तो उस संख्या का ऋणात्मक जोड़ दो, उस संख्या का ऋणात्मक। अब देखिए जैसे ये है 5 है, ठीक है, ये 5 हो गया। अब मैंने इसको यदि अपने बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं 5 का योज्य प्रतिलोम, इसका नाम दे दिया मैंने योज्य प्रतिलोम। और यदि देखो बच्चों मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या होगा 5 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, यानी ऐसे भी अपने बोल सकते हैं 5 के योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, इस तरह से भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो अब अपने पास एक नया निष्कर्ष निकल गया है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि चिन्ह बदल देना, यानी ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देना, धनात्मक है उसको ऋणात्मक कर देना। यानी योज्य प्रतिलोम का साधारण यदि शब्द अपने समझे तो किसी संख्या का ऋणात्मक, किसी संख्या का ऋणात्मक। चलिए इस पर आधारित अपने पास उदाहरण दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, इसको देखें तो ये ग्रेकर के रूप में सवाल भी हल हो जाएगा। -7/19 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस का 7/19 है उसका योज्य प्रतिलोम, तो अपने को पता है कि चिन्ह बदल देना है। -7/19 है तो प्लस का 7/19, ये ऋणात्मक संख्या है तो ये धनात्मक। देखो कितना आसान है, कितना रुचिकर सवाल है। अब आप 21/112 का ऋणात्मक बताना है इसका, यानी योज्य प्रतिलोम बताना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होगा 21/112। पहले तो आपको ये देखना है 21/112 है वो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। मुख्य प्रश्न अपना ये रहेगा, तो अपने ये पता होना चाहिए ये एक धनात्मक संख्या है, कोई इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा, तो इसका ऋणात्मक कर दीजिए आप, ये आंसर आ गया। इसी तरह आपका दूसरा सवाल दिया गया पाठ्य पुस्तक में, उसको यदि देखें 2/8 का योज्य प्रतिलोम, अब तो आपको आने लगे होंगे, तो बताइए जरा 2/8 का योज्य प्रतिलोम। हाँ 2/8 है वो धनात्मक संख्या है, तो इसका ऋणात्मक। चलिए फिर आगे देखिए -5/9 का, अब देखिए जरा -5/9 है वो एक ऋणात्मक संख्या है, वो एक ऋणात्मक संख्या है। तो -5/9 का यदि योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो अपने को पता है ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक आएगा। तो चलिए फिर लिख दीजिए धनात्मक, यानी 5/9। अब ये देखिए -6/-5 ये ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है? सोचो जरा आपको कैसी लग रही है, आपको मेरे को लग रहा है आपको ये ऋणात्मक संख्या लग रही होगी। जरा देखिए इसको, मैंने आपको बताया था कि जैसे माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, वैसे ही भाग में माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो रहा है, ये संख्या धनात्मक है, 6/5 है ये संख्या धनात्मक है 6/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम देखो आप, -6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? हाँ -6/5। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे माइनस माइनस आ गया तो संख्या धनात्मक है यहाँ। चलिए आगे देखिए 2/-9 तो ये ऋणात्मक संख्या है, माइनस का एक चिन्ह है इसका मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक का योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो धनात्मक, तो ये आ गया मेरे पास 2/9। 19/-6 ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है ये विचार करना है, तो ये एक ऋणात्मक संख्या, ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक है। तो इस तरह से अपनी किताब का पाठ्य पुस्तक का तीसरा उदाहरण भी हो गया और दूसरा सवाल भी हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो को आप देखें, अपने गृह का संकलन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह अपने योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा। तो योज्य तत्समक है वो तो शून्य है, और योज्य प्रतिलोम जो अपने देख रहे हैं वो इसी संख्या का ऋणात्मक होता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है। उदाहरण नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए कुछ संख्या आपको दी जाएगी, निम्न के लिए -x और x का वो समान है, ये है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ उदाहरण नंबर 4। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x और x समान। इसमें पहला पार्ट आपको दिया गया है x बराबर 13/17 है, और एक ऋणात्मक संख्या भी आपको दी गई है जो है -21/31, ये 200 दी गई है। तो चलिए पहला लेते हैं x बराबर 13/17। अब देखो ये क्या कर रहा है,
ये कह रहा है कि माइनस माइनस एक्स और एक्स समान है। तो यदि मैं इसको देखूं कि मेरे पास है पहले तो अपने माइनस माइनस एक्स और एक है एक्स, दो पार्ट, ये अपने को बताना है कि ये समान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने एक्स का योज्य प्रतिलोम याद करें, फिर उसका योज्य। तो एक्स का, इसको यदि मैं समझ रहा हूं, एक्स का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एक्स का योज्य प्रतिलोम माइनस एक्स कितना बन जाएगा, एक्स तो है यहाँ पर 13/17, तो इसका हम ऋणात्मक यदि लेंगे तो माइनस 13/17। किसी संख्या x का योज्य प्रतिलोम, मैंने बताया था आपको कि माइनस से उसको योज्य प्रतिलोम अपने पढ़ेंगे। तो x का योज्य प्रतिलोम यहां तक मैंने किया है, तो मैं x से माइनस x तक पहुंच गया हूं। अब इस माइनस x के आगे फिर एक माइनस और है, इसका मतलब कि माइनस x का फिर योज्य प्रतिलोम। तो माइनस x का योज्य प्रतिलोम, अपने जो बात चल रही थी कि भी योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या का ऋणात्मक, तो इस संख्या का ऋणात्मक, इस संख्या का ऋणात्मक ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का ऋणात्मक, तो इस संख्या का ऋणात्मक माइनस 13/17 है, उसका यदि ऋणात्मक करेंगे तो पुनः धनात्मक हो जाएगी। तो 13/17, क्योंकि अपने को पता है माइनस 13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 होगा, है ना। तो देखिए अपने पास ये वापिस एक्स आ गया, तो इस तरह अपने कह सकते हैं अतः ये जो है पार्ट माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स, ये निष्कर्ष निकाल, क्योंकि ये देखो और ये 13/17 तो अपने पास x ही था, x का स्टार्टिंग में लेके चले किया, यही तो पार्ट है। तो इस तरह से अपने ये भी बता सकते हैं कि किसी संख्या का अपने योज्य प्रतिलोम लेकर के फिर उसका योज्य प्रतिलोम लेते हैं, वो संख्या स्वयं आ जाती है। ये निष्कर्ष है मेरे पास मुख्य तौर से अपने देखने को। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है -21/31। तो अपने को x बराबर -21/31, अपने को देखना है कि माइनस x का माइनस फिर उसका माइनस, यानी x का ऋणात्मक उसका फिर ऋणात्मक, x का योज्य प्रतिलोम माइनस x। तो ये बन गया अपने पास, इसका योज्य प्रतिलोम अपने लेंगे तो -21/31 का योज्य प्रतिलोम होता है +21/31। ये तो आपको पता है, पीछे ने बदल देते हैं योज्य प्रतिलोम के लिए, फिर इसका फिर योज्य प्रतिलोम लेना है, -x का योज्य प्रतिलोम माइनस x, इसको फिर ऋणात्मक कर देंगे वापस अपने। तो देखो अपने पास -x के बराबर वापस x आ गया, ये देखो x का मान ये को लेके चले मतलब -x बराबर x। इस तरह से अपने बच्चों इसको हल कर सकते हैं कि किसी संख्या का ऋणात्मक मैं योज्य प्रतिलोम लूं फिर पुनः उसका योज्य प्रतिलोम लूं, वो संख्या स्वयं आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अपना देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखते हैं पाठ्य पुस्तक का। 3 नंबर सवाल, उसमें भी यही दिया गया है, उसमें x का मान है वो 11/15 है, एक x बराबर 11/15 और एक दे रखा है x का मान है वो अपने पास दिया हुआ है -13/17। इसके लिए अपने को सिद्ध करके बनाना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट लेता हूँ, हल करता हूँ। x बराबर 11/15, अपने ये कह रहा है कि संख्या का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, तो एक बार तो 11/15 x का योज्य प्रतिलोम -x, यानी माइनस का 11/15। इसने बदल दिया मैंने, 11/15 का योज्य प्रतिलोम -11/15, अब फिर इसका योज्य प्रतिलोम -x का योज्य प्रतिलोम, इस संख्या का ऋणात्मक मैंने फिर कर दिया। अब इसका योज्य प्रतिलोम देखें तो अपने निशान बदल दो, -11/15 है तो प्लस की 11/15 हो जाएगा। आता है, अब देखो इसमें -x, ये x ही तो है जो आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, ये तो आ गया। इस तरह से बच्चों अपने इसको सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। x बराबर -13/17, इसके लिए यही सत्यापित करना है, तो x का योज्य प्रतिलोम, x का योज्य प्रतिलोम -x। तो देखिए ये हो गया -13/17, उसका योज्य प्रतिलोम अपने देखेंगे तो बच्चों आएगा 13/17।
धनात्मक में आ जाएगा। फिर इसका फिर योज्य प्रतिलोम, माइनस माइनस एक्स। अब इसका योज्य प्रतिलोम देखें, 13/17 का योज्य प्रतिलोम माइनस 13/17 आता है। माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स आ गया अपने पास। देखो यही तो स्टेप करना, ये समान है तो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं बच्चों कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। ये अपना तो आज के लिए अपने एक रेखारेख के रूप में देखें तो उदाहरण हो गए हैं 2 और 2 सवाल हो गए हैं, दूसरा और अपने पास तीसरा सवाल हो गए हैं और 2 उदाहरण हो गए हैं। तो इन 4 सवालों को आप अपने एक रेखारेख के रूप में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।